जो टॉपिक है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आ डिस्टेंस सर्किट, आज हमने इसको कैलकुलेट करना है। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल सर्किट एट लार्ज डिस्टेंस कैन बी एवेल्यूएटेड रिलेटिवली इजीली। हमने जो लास्ट लेक्चर किया है वो हमने किया है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा है और उसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के अंदर जो मैथमेटिकल फॉर्म कैलकुलेट किया है वो ये यहाँ पे ऊपर जो है वो दी हुई है। AR2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन JR1 ओवर, ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड है R2 माइनस R1 और ये साथ DV1 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। वो कह रहा है द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल सर्किट एट लार्ज डिस्टेंस कैन बी एवेल्यूएटेड रिलेटिवली इजीली। यहाँ पे जो स्मॉल सर्किट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो हमने सर्किट लिया हुआ है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R1 है और R1 इज कंपैरेटिवली लार्ज एज कंपेयर टू R2। R2 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्मॉल है। टू अ स्मॉल सर्किट, यहाँ पे सर्किट का जो उसका रेडियस है R1 है एट अ लार्ज डिस्टेंस। और जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो उस पॉइंट से लिया हुआ डिस्टेंस लिया हुआ हमने लेट अस कंसीडर कोई एक वायर है, उसके अंदर से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से हमने कोई डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया हुआ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करना है। तो उस P पॉइंट का उस करंट कैरी कंडक्टर से जो डिस्टेंस है वो R2 है, जबकि जो सर्किट है वो जिस सर्किट के अंदर से करंट पास कर रहा है, और करंट हमें पता है क्लोज लूप के अंदर पास करता है, और वो जो क्लोज लूप है उसको हम जो है वो सर्किट बोलते हैं, स्मॉल सर्किट बोलते हैं। तो उसके अंदर से जो उसका रेडियस है वो क्या है, R1 है। तो यहाँ पे R2 इज ग्रेटर देन R1 है। द एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल जो कि 8.16 में इक्वेशन में है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे इसको शो किया है, मे बी अप्लाई टू करंट सर्किट्स बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन JDV को हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे IDR को करेंगे दोस्त। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास J है, ये करंट डेंसिटी होती है, इस करंट डेंसिटी, और ये जो इसका डेरिवेटिव है ये DV1 जो है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस किससे करेंगे, IDR से। यहाँ पे JD1 है तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सब्स्टिट्यूशन आएगी वो IR1 होगी। तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है I, चूँकि कांस्टेंट होता है ये शुरू में आ जाएगा, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है वो तो कांस्टेंट है, इस वजह से ये शुरू में आ जाएगा। और DV की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे DR1 आ जाता है। यहाँ पे J के साथ 1 2 नहीं लिखा हुआ था तो सिंपली I के साथ भी हम 1 2 नहीं लिखेंगे। और ये म्यू ओवर 4 पाई ये सेम ऐसे आ रहा है, R2 माइनस R1 ये भी इसकी वैल्यू जो आ रही है, इसको 8.16 इक्वेशन का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए फॉर सर्किट्स हुज डायमेंशन आर स्मॉल कंपेयर्ड विद R2। मैंने जैसे कि बताया कि उसकी डायमेंशन स्मॉल है, जो सर्किट है वो स्मॉल है और उसका रेडियस जो है वो R1 लिया हुआ है। तो इसकी डायमेंशन जो है वो R1 बेसिकली उसकी डायमेंशन है, ये स्मॉल एज कम्पेयर टू R2। द डिनोमिनेटर कैन बी अप्रोक्सीमेट टू डू दिस वी राइट। तो ये जो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है R2 माइनस R1, इसको फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे हम जो है वो वैल्यू कहीं से लेके आएंगे। तो R2 माइनस R1 को हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसको चूँकि ये डिनोमिनेटर में है इस वजह से इसकी ऊपर पावर -1 आ जाएगी, तो इन्वर्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इसकी पावर को अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/2। और साथ इसके साथ ही हमें इस R2 माइनस R1 का क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। तो इसका जब स्केयर ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को देखें कि इस इक्वेशन में से आप देखिए ऊपर एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन इसको सॉल्व करने के लिए या सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहली जो हमारे पास टर्म है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस टर्म को 1 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं,
यहाँ पे R2 जो है इसकी पावर 2 कामन लेंगे, जब यहाँ पे कामन लेंगे तो इसके ऊपर पावर -1/2 आएगा। तो -1/2 जब आएगा तो ये 2 इस 2 से काट जाएगा, बाकी पावर क्या बचेगी -1 जब उल्टाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/R2। और उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस हमारे पास R1 का स्केयर डिवाइडेड बाय R2 का स्केयर, माइनस यहाँ पे -2R1 और डिवाइडेड बाय जो R2 का स्केयर होगा वो एक से काट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2R1 डिवाइडेड बाय R2। इसको जब एक्सपेंड करने के बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे जो टर्म्स लेनी है वो सिर्फ यहाँ पे ये वाली टर्म लेनी है, R1 डिवाइडेड बाय R2 वाली टर्म लेनी है, दूसरी सारी टर्म्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना। अगर इस टर्म के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ये तो चूँकि यहाँ पे 1 ओवर आ जाएगा और इसका यहाँ पे 1, पहली टर्म तो हमेशा 1 होती है। जब ये आएगा तो इसके साथ एक्सपेंड करेंगे तो इसके साथ R1 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय R2 की पावर 2 कुछ आएगा। तो ये तो हमने लेना नहीं, हमने तो सिर्फ वो वाली टर्म्स लेनी है जिसके अंदर R1 डिवाइडेड बाय R2 आए। तो उसके बाद जब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पे और साथ ये वाला 2 इस 2 से भी कट जाएगा, तो हमारे पास ये R1.R2 डिवाइडेड बाय R2 और एक R2 इस R2 से कट जाएगा, तो हमारे पास फिर ये वाली टर्म कौन सी बचेगी, R1 डिवाइडेड बाय R2। तो इस वजह से ये वाली टर्म को ले रहे हैं और उसके आगे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सारी टर्म्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। टू फर्स्ट आर्डर इन R1 डिवाइडेड बाय R2, और हमने सिर्फ यहाँ पे वो वाली टर्म्स लेनी है जिनका फर्स्ट आर्डर है, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R2 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट आर्डर वाली यहाँ पे इक्वेशन लेनी है यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 8.16। तो इस इक्वेशन के अंदर जब ये वाली इसकी जगह पे ये जो डिनोमिनेटर इसकी जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/r की पावर 2 प्लस यहाँ पे तो ये वाला तो एक से काट जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो काट नहीं रहा बल्कि इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो R1.R2 डिवाइडेड बाय R2 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या पड़ी 1, तो ये क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब ये इसके अंदर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट करने के बाद ये इंटीग्रेशन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो दोनों टर्म्स के ऊपर जब ये इंटीग्रेशन भी अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट ये आ जाएगा। ए जो है वो हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है, तो उसके बाद हमारे पास μ0I/4π, ये तो शुरू में कॉमन था। यहाँ पे 1/R2 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट वेयर वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये कांस्टेंट है, तो ये इस वजह से ये 1/R2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आगे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये क्या आ जाएगा dr आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। नेक्स्ट आगे देखें तो 1/R2 की पावर 3, ये जो नीचे टर्म आ रही थी ये शुरू में आ जाएगी और ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन dr1 और r1 और r2 प्लस ये आगे बहुत सारी टर्म्स है, इन सारी टर्म्स को नेक्स्ट हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर फर्स्ट टर्म की इस टर्म की ब्रैकेट के अंदर इस टर्म की बात करते हैं तो इस टर्म में इंटीग्रेशन जो है वो 1 की है, 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर है और किसी नंबर की या कांस्टेंट की अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमें पता है 0 आती है, तो इस टर्म का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। जस्ट हमारे पास ये वाली टर्म को हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है। इस टर्म को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो dr ये वाला 1 है और ये r1 डॉट ये r2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो डिफरेंशियल d है ये किसके ऊपर है, r1 के ऊपर, ब्रैकेट R1 डॉट R2 इन सारों के ऊपर है, तो इसको फिर हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इस तरह से ले रहे हैं। द फर्स्ट इंटीग्रल वैनिश ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने बताया उसका इंटीग्रेशन 0 है। द सेकेंड इंटीग्रेशन इज़ 1 टर्म इन द एक्सपेंशन। जब हम यहाँ पे इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये जो सारी टर्म है यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारी टर्म है इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन के बाद उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, उसके अंदर ये जो टर्म है इस टर्म को अब हम आगे लेके चलेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद इस तरह की टर्म आएगी, इस टर्म को आगे हम लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे पास R1 क्रॉस dr1 मल्टीप्लाई R2 इज़ इक्वल टू, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं ये देखें यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, एक R1 और dr1 के दरमियान और दूसरी R2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वेक्टर आएगा और ये वाला वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के साथ कौन सी प्रोडक्ट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट।
इसको जब हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन टर्म्स के आप देखें, जब भी आप किसी डेरिवेटिव लेते हैं किसी दो क्वांटिटीज़ का, तो उनमें से जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनमें से एक पहली टर्म आ जाती है, पहली का जब हम किसी दो क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट हो रही है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव सेकंड वाली टर्म ऐसी होती है, और माइनस सेकंड वाली का डेरिवेटिव और फर्स्ट वाली टर्म उसके साथ एज इट लिखी जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको एक्सपेंड करने के बाद डायरेक्टली इनके रिजल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। टू एलिमिनेट द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट इन इक्वेशन नंबर 8.17 इक्वेशन के अंदर से ये जो टर्म है इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर है, इसको यहाँ पे स्किप कर है। इस टर्म की अब हम यहाँ पे बात करेंगे, द डिफरेंशियल ऑफ R1 R2 डॉट R1 फॉर अ स्मॉल चेंज इन R1। ये जो टर्म है यहाँ पे डेरिवेटिव को एक साइड पे रख रहा है। ये जो टर्म है R1 ये आ गई, R1 और R2 ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट चूँकि कम्यूटेटिव होती है इनकी जगह को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे R2 और डॉट R1 लिख सकते हैं। फॉर अ स्मॉल चेंज इन R1, जब हमारे पास स्मॉल चेंज जो है वो R1 और इज रिटर्न है, जिसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो उसने डेरिवेटिव शुरू में लिख लिया हुआ है, चूँकि ये डेरिवेटिव है ये तीनों क्वान्टिटीज़ के साथ है, ये शुरू में आ जाएगा, और R1 R2 डॉट R1 इनको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास जो है वो यहाँ पे R1 फर्स्ट वाली टर्म को एज इट वो छोड़ है, ये जो सेकंड वाली टर्म है इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वाली टर्म में से R2 तो मैं पहले भी बता चुका कांस्टेंट है, इस वजह से इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि ये सेकंड वाली टर्म के साथ जो है ये जो टर्म है इसके साथ ये डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म को कुछ नहीं कहा, सेकंड वाली टर्म के ऊपर ये डेरिवेटिव अप्लाई किया। सेकंड वाली टर्म के अंदर भी R2 कांस्टेंट था, तो ये डेरिवेटिव किसके साथ जाके लगेगा, R1 के साथ। नेक्स्ट हम फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड वाली को एज इट लिख रहे हैं, तो ये देखें फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव और सेकंड वाली को बिल्कुल हम एज इट लिख रहे हैं। विच इज़ ऑफ द कोर्स एक्स्ट्रा, वो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा सारी चीज़ें थी। एडिशन द इक्वेशन नंबर 8.70 एंड 8.71 एंड डिवाइडेड बाय 2 यील्ड्स, और इनके जो आंसर आएंगे इनको ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 8.70 और 8.71 इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पे सेम आ रही हैं, एक ये वाली टर्म, ये जो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे सेम है, ये आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम है। तो ये क्या होगा, ये टर्म उठ के इस साइड पे जाएगी, ये वाली टर्म और प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी, और यहाँ से क्या है कि ये वाली टर्म यहाँ पे रहेगी, ये वाली टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, देखें ये वाली टर्म उस साइड पे जाएगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो ये वाली टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगी, तो इन दोनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, और बाकी फिर हमारे पास क्या मतलब ये लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम आ जाएगा, और उस साइड पे हमारे पास एक ये इक्वेशन बचेगी और एक ये वाली वैल्यू बचेगी, ये तो आपस में क्या हो जाएगी, काट जाएंगी। इनको काटने के बाद कह रहा है इन दोनों का एडिशन लेने के बाद आपने इन दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देना है, या आप इसको 2 से डिवाइड ना करें, उसने थोड़ा सा इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको सीधी एक बात बताता हूँ, आप रजिस्टर के ऊपर एक्स्ट्रा इसको और इस टर्म को सॉल्व करें, इनमें से ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इन टर्म्स को एक साइड पे रहने दें, दूसरी जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको इसको भी साइड पे ले जाए, इसको भी साइड पे ले लें। जब ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, और ये 2 जो आएगा वो दूसरी साइड पे जाके जो है वो इन दोनों टर्म्स का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फिर इनको इस तरह से लिख सकते हैं, dr1 और r1 डॉट r2 इज इक्वल टू 1/2 r1 क्लास, ये वाली जो है वो ऊपर वाली 70 वाली इक्वेशन की टर्म आ गई, और ये जो है 71 वाली इक्वेशन वाली टर्म्स आ गई। नेक्स्ट आगे हम पढ़ लेते हैं, सिंस द लास्ट टर्म इन एन एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इट कंट्रीब्यूट नथिंग टू द सेकेंड इंटीग्रल इन इक्वेशन नंबर 68 दोज इन द, ये जो हमने पीछे वाली इक्वेशन यूज़ की हुई है जो कि ए वाली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वाली सेकंड वाली टर्म को वहाँ पे लेके जाते हैं तो इसका आंसर नथिंग, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशन है, हमने ये सारी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, इसको आगे जाके ये जो इक्वेशन है ना,
8.69 उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। चूंकि इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे तो इस टर्म का कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो इस वजह से नथिंग आंसर आएगा, इस वजह से इसको हम यहीं पे स्किप कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास इस सारी इक्वेशन का जो आंसर है हमारे पास फिर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे इतनी सी इक्वेशन बचेगी। तो आप ये dr1 r1 की वैल्यू जब ए वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये आ जाता है μ0/4 पाई। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट 1/2, ये r1 क्रॉस जो है वो dr1, ये आप देखें 1/2 इंटीग्रेशन से शुरू में आ जाएगा, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और ये जो r2 है नेक्स्ट आगे जो इसकी टर्म बची हुई थी वो हमारे पास थी 1/r2 की पावर क्यूब था, तो ये r2 इसके साथ जो है मैथ कर, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन नंबर 8.20, अभी हमने ये कोर्स नहीं पढ़ा लेकिन ये कोर्स का हमारे हिस्सा है, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो ये 8.22 इक्वेशन डिफाइंड द क्वांटिटीज इन अ ब्रैकेट एज द मैग्नेटिक मोमेंट m ऑफ द सर्किट। ये जो सारी टर्म्स है ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको सारी टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं, m लेट कर रहे हैं। μ0/4 पाई ऐसे आ जाता है, उसके बाद ये I/2 और ये सारी टर्म इसके साथ आई था ना, तो इसको अंदर लिख लिए, ये सारी टर्म जो है वो m की इक्वल आ जाएगी, इसको भी अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दिस डेरिवेशन इट हैज़ बीन अज्यूम दैट ऑल r1 इज स्मॉलर देन r2, शुरू में मैंने बता दिया था। हैंस द इक्वेशन 8.74 ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इज़ नॉट वैलिड फॉर एन आर्बिट्रेरी रीजन, ये किसी भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, बट ओनली फॉर ओरिजिन क्लोज टू द सर्किट, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो एक सर्किट आता है वो क्लोज टू द रीजन हो। ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर से करंट पास कर रहे हैं, इसका ये वाला यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये उसने r1 का नाम दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे r1 डिस्टेंस है। और ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन किसी आर्बिट्रेरी ओरिजिन के लिए नहीं है, बल्कि उस रीजन के लिए है जब ये ओरिजिन इस सर्किट के बिल्कुल क्या हो, क्लोज हो, बट ओनली फॉर ओरिजिन क्लोज टू द सर्किट। तो नेक्स्ट हम कह रहे थे मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ, तो हम तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस सर्किट कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अभी तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वो कह रहा है द मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 8.74। अगर हम ए का कर्ल ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ये कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा और कर्ल आ जाएगा, ये नेक्स्ट आगे ये जो सारी टर्म है इसका कर्ल आ जाएगा m क्रॉस ये r2 डिवाइड बाय r2 की पावर 3। नेक्स्ट इसको जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, μ0/4 पाई ऐसे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे m डॉट, इसको कर्ल जो है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के बारे में बता देता हूँ। जब कभी हमारे पास डेल ऑपरेटर, डेल का हमें पता है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के इक्वल होता है, ये एक ऑपरेटर है। जिस तरह से डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स है, ये किसी भी एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जी के ऊपर, आर के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से डेल भी एक ऑपरेटर है। जब ये किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है तो डेल वेक्टर है और वो स्केलर क्वांटिटी है, और हमें पता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सिंपली प्रोडक्ट होती है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट। और जब कभी ये डेल किसी वेक्टर के साथ जाकर मल्टीप्लाई करता है तो दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, एक तो इसकी डाइवर्जेंस होती है, डॉट प्रोडक्ट हो अगर उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ, और अगर ये क्रॉस हो तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। तो कर्ल की जब हम यहाँ पे उसको एक्सपेंड करते हैं, कर्ल अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है। आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। द फर्स्ट टर्म इन द ब्रैकेट कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय नथिंग दैट, तो ये जो हमारे पास नोटिंग दैट, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म को हम जो है वो इस तरह से इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, ये देखिए m ग्रेडियंट पार्शियल 2 ओवर पार्शियल 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास mx, इसको जनरली अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप में आ गई है कि हमारे पास ये पहले से ही कुछ रिजल्ट दे रही है।
इसको जनरली अगर आप लिखें एम एक्स पार्शल ओवर पार्शल एक्स टू, तो ये ग्रेडियंट की उसने पार्शल ओवर पार्शल एक्स टू की वैल्यू दी हुई है, और इसके अंदर पार्शल एक्स जो है वो वाई जे जी भी होगा, लेकिन इसको सिर्फ हम यहाँ पे एक ही वैल्यू ले रहे हैं आर टू ओवर आर थ्री। ये इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास एम एक्स आई और आर टू थ्री माइनस थ्री एम एक्स एक्स टू आर टू ओवर जो है आर टू की पावर फाइव आता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है एक सिंपली वैल्यू। अगर इसको देखते हुए हम यहाँ पे इसको जो है हमारी इस इक्वेशन को अगर हम लें तो हमारे पास एम एक्स की जगह पे एम आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स की जगह पे ग्रेडियंट आ जाएगा, और आर टू ओवर आर टू की पावर थ्री की जगह पे सेम ऐसी वैल्यू आ जाएगी। इज इक्वल टू एक्सपैंड करें, एम एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा एम, आर टू थ्री की जगह पे ये सेम वैल्यू माइनस यहाँ पे थ्री, और ये इस एम और आर एक्स टू की जगह पे क्या आ जाएगा आर टू आ जाएगा, और ये आर टू और आर टू की पावर फाइव, और ये देखें इसको। तो यहाँ पे ये जो सारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, द सेकंड टर्म इन्वॉल्व्स ओनली द कैलकुलेशन ऑफ, ये जो हमारे पास, ये तो हमने फर्स्ट टर्म की बात कर ली ना, फर्स्ट टर्म जो है वो इसके इक्वल है। सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंशन से कुछ ये रिजल्ट आता है जो कि किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। जब ये वाली दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई जो है शुरू में आ जाएगा। इसकी जगह पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस होता है, पहली टर्म के साथ माइनस, दूसरे के साथ प्लस आ जाता है, और नेक्स्ट ये वाली सारी टर्म जीरो हो गई। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है। इक्वेशन नंबर 8.79 शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डिस्टेंस सर्किट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स डिटेल ज्योमेट्री। ये डिटेल ज्योमेट्री, उसकी शेप क्या है, हमारे पास करंट कैरिंग सर्किट क्या है, ये उसके ऊपर जो है, या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कैसा प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट ओनली ऑन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ एम के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है, ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कंपैरिजन विद 2.36 शो दैट द 8.79 इज ऑफ द सेम इक्वेशंस। और यहाँ पे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विच explain the name magnetic dipole field m is usually called the magnetic dipole moment of the circuit। तो ये हमारे पास जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है एट अ डिस्टेंस सर्किट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जो है, मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के ऊपर जैसे भी सोर्स है वहाँ से आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।